तो वेलकम दोस्तों एक न्यू वीडियो में। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जियान ने अपनी सारी लूट को 10 मिलियन वन में सेल कर दिया था। सीन कट होता है और जियान फिर से उसी घटिया से फील्ड में बैठा है जैसे हमेशा करता है। प्रो सच में डिस्पेयर झेल रहा है क्योंकि उसे 10 मिलियन वन कमाने में भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। इसका रीजन है कि जियान एक स्पेशल इक्विपमेंट रेक्टा का लेदर आर्मर सेट का दीवाना हो गया है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कीमत है पूरे 63 मिलियन, इतनी ज्यादा कि हमारे लड़के का दिल ही टूट गया जब उसे पता चला कि उस आर्मर के सिर्फ 2 सेट बाकी हैं स्टॉक में। तो ब्रो ऐसे निकल गया जैसे कोई भारी नुकसान झेल रहा हो या फिर जैसे कोई गरीबों की लाइफ जी रहा हो, जबकि रियल में बंदे की चॉइस हाई लेवल है। खैर, जियान का ये शातिर माइंड अब पूरा फोकस्ड है हंटिंग पे, जितना हो सके उतना ग्राइंड करने के लिए। वो स्टेटस विंडो ओपन करता है ताकि ट्यूटोरियल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स चेक कर सके। लकली उसे बॉस मॉन्स्टर की स्किल्स का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन फिर भी स्किल थोड़ी रिस्की है क्योंकि उसे यूज करने के लिए उसकी हेल्थ 50% से नीचे गिरनी चाहिए। मगर नो वरी, क्योंकि हमारा बॉय अपनी फायर स्किल का दुरुपयोग करके पहले ही काफी एंजॉय कर चुका है। अभी कोई कस्टमर उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो हमारे बंदे ने डिसाइड किया कि जो पॉइंट्स उसने सेव किए हैं उन्हें अब स्टैट्स बढ़ाने में इन्वेस्ट करेगा। अब उसके पास काफी सारे ऑप्शंस खुले हैं, जैसे कि अगर वो फैंटेसी रोड पे जाए तो एक इनक्रेडिबल वॉरियर बन सकता है। लेकिन फिलहाल उसका मूड नहीं है अपनी जान इतनी रिस्क में डालने का उस जगह पे जहां डेंजर हर दिन सामने आ जाता है। जैसे ही उसे अपनी मैजिक पावर में थोड़ा शिफ्ट महसूस हुआ, उसने 500 पॉइंट्स खर्च करके अपनी कॉपी स्किल को अपग्रेड किया, जिससे अब वो एक एक्स्ट्रा कॉपी यूजेज पर डे कर सकता है। ये न्यूज सुनकर ब्रो काफी एक्साइटेड हो जाता है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट ये भी क्लियर करता है कि डेली क्वेस्ट ही एकमात्र पक्की राह है एसपी पॉइंट्स कमाने की, और तभी उसे एक सडन डेली क्वेस्ट मिलती है। उसका टास्क सिंपल है, अपनी कॉपी स्किल को 2 बार यूज करना। ये एक काफी इजी तरीका है 80 स्टोरी पॉइंट्स पक्के करने का। इससे हमारे बॉय को थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अगर सेम स्किल को 2 बार कॉपी किया जाए तो क्या होगा। एक वीडियो देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो हीलिंग लाइट स्किल को कॉपी करेगा। उसे एक्वायर करने के बाद वो सोचता है कि क्या ट्रेड पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, तो वो फिर से वही करता है। लेकिन सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसने ये स्किल पहले ही कॉपी कर ली है। सिस्टम को इग्नोर करते हुए बंदा फिर भी आगे बढ़ता है और सेम स्किल को दोबारा कॉपी कर लेता है, जो उसे खुद भी देखकर थोड़ा अमेज कर देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने बोर्ड पर साइन अपडेट करता है, जिस पर अब लिखा है कि वो हीलिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस बफ भी देगा, 5% का हर 1 मिलियन वन पर। यह रेयर ऑफर इतना यूनिक होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स उसका स्टॉल घेर लेते हैं। एक सैवी बिजनेसमैन की तरह ब्रो अपनी ऑफर को जोर से एडवर्टाइज करता है। आसपास के लोग शॉक्ड रह जाते हैं और उसकी बातों पर सवाल उठाते हैं। आखिरकार एक्सपीरियंस पॉइंट बफ तो अनहर्ड ऑफ है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये कोई स्कैमर है जो पैसे लेके भाग जाएगा, लेकिन हमारा बॉय तो बस इंतजार कर रहा है कि लोग उसे उस स्वीट कैश से भर दें जिसका उसे इंतजार है। अचानक एक मेज उसके पास आती है। वो अपना हुड उठाती है और रिवील करती है कि वो वही पहले वाली एस रैंक बैडी है। जैसे ही वो टीज करते हुए उसे अपने पार्टी में ज्वाइन करने को कहती है, प्रो फिर से उसकी मेस्मराइजिंग लुक से लिटरली ब्लाइंड हो जाता है। वो उसे बताता है कि फिलहाल वो थोड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, जिस पर वो टीजिंगली बोलती है कि दिख तो ऐसे रहा है कि अभी तक उसका पहला कस्टमर भी नहीं आया, इसलिए वो हैप्पीली उसके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने को रेडी है एज हिज फर्स्ट कस्टमर। जेन उन्हें रॉयल्टी जैसा ट्रीट करता है और रिक्वेस्ट करता है कि अंदर आएं। अपनी न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग लाइट एबिलिटी को एक्टिवेट करके वो उनकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस को 5% तक बम्प कर देता है। जाते जाते वो उसे अपना पर्सनल कार्ड और नंबर थमा देती है, ये कहते हुए कि वो उसके कॉल का इंतजार करेगी। उन्हें एक अच्छे हीलर की डेस्परेटली जरूरत है, और ऐसा लग रहा है कि फाइन को हमारे बॉय में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है जितनी ऑब्सेसिव वो हो रही है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उसे एक जबरदस्त फेवर दे देती है, सबके सामने उसके सर्विस की लेजिटिमेसी कंफर्म करके। इससे पूरा का पूरा कस्टमर स्वॉर्म उसके पास आ जाता है। सबको वही सर्विस चाहिए। प्रो लिटरली खुद को फिल्थी रिच फील कर रहा है, जैसे लोग उसके चेहरे पर बिल्स स्लैप कर रहे हों। जब ये सब चल रहा होता है, चलो अब वापस चलते हैं फाइन और उसके भाई की तरफ। उसका भाई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी बहन एक ऐसे डूड पर ऑब्सेसिव हो रही है जिसके पास अभी ढंग का इक्विपमेंट भी नहीं है। लेकिन मेज अपनी प्यारी सी सिबलिंग को रिमाइंड कराती है कि उनकी पार्टी अब अनस्टॉपेबल होने वाली है। दोनों पहले से ही अपने अपने रोल्स में प्रो हैं। अब उन्हें बस एक रिलायबल हीलर की जरूरत है। और फिर बात आती है कि ये बंदा एक्सपीरियंस बफ्स भी दे सकता है। ब्रो दैट्स अ जैकपॉट अगर वो उसे अपनी पार्टी में खींच पाए।
इवन स्टिल उसका भाई ऑब्जेक्शंस देता है क्योंकि वो एक न्यूबी से डील कर रहे हैं। लेकिन फाइन को यही बात सबसे बेस्ट लगती है कि उन्होंने उसे जल्दी नोटिस कर लिया। अभी वर्ल्ड में बहुत कम लोग जेन की टैलेंट को जानते हैं, तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि उसे सबसे पहले वो ही पकड़ लें। अब जैसे ही वो लोग डंजन में एंटर करते हैं, एस रैंक मेज अपना फायरस्टॉर्म स्ट्राइक अनलीश करती है और वॉरियर लिजर्ड्स के पूरे ग्रुप को मो डाउन कर देती है। वो अपनी पहले वाली बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि उसे पूरा फीलिंग है कि जियान जैसा कोई बंदा फ्यूचर में एक ब्राइट वॉरियर बनने वाला है। अब जब हमारे बॉय ने अपनी हॉट सेल से मिलियंस कमा लिए हैं, तो उसने फाइनली अपना आर्मर भी खरीद लिया है और उस आउटफिट में वो लिटरली फ्लाई एज हेल लग रहा है। इसी के साथ अब उसका मूड डायरेक्ट इनकम की जगह पैसिव इनकम स्विंग करने का है। तो अब वो सिस्टम स्क्रीन के साथ थोड़ा प्ले करता है और उसे पता चलता है कि वो डेली डिफॉल्ट आवर पर आराम से 50 से 200 पॉइंट्स एक्वायर कर सकता है। मतलब ये कि अगर वो कुछ भी ना करे तब भी उसके एसपी पॉइंट्स डेली अक्यूमुलेट होते रहेंगे। हमारा बॉय अभी अपनी एसपी स्किल के लेवल 3 वाले स्किल कॉपी की कॉस्ट कैलकुलेट कर ही रहा होता है, तभी उस पर एक बॉम्बशेल गिरता है और उसे रियलाइज होता है कि अगला लेवल अनलॉक करने में पूरे 4000 पॉइंट्स लगेंगे। गुड थिंग ये है कि डेली क्वेस्ट्स ढेर सारे पॉइंट्स देती हैं। मतलब एक सेट रेट से अगर वो 200 पॉइंट्स पर डे कमा रहा है तो उसे अपना नेक्स्ट टारगेट पाने के लिए करीब 49 डेज का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए उसका फोकस पहले अपने स्टैट्स रेज करने पर है, क्योंकि वही प्रायोरिटी है। तो जूनियन सोचता है कि एक और फील्ड बैटल के लिए निकलना सही रहेगा। साथ ही वो अपना हुडी इक्विप करता है और उसे याद आता है कि पब्लिकली वो एक हीलर के तौर पर जाना जाता है। तो अब वो अपने हिडन आइडेंटिटी को प्ले करेगा एज अ मेज एंड उसी को यूज करता रहेगा। सीन कट होता है और अब बात है फील्ड बैटल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह है एक मडी ग्राउंड में, जिससे उसके आउटफिट का सारा स्वैग रूइन हो जाता है। जो फ्रैंक फील्ड गोरम बे के नाम से जानी जाती है, वो खास अटैकर्स और टैंक्स को नलिफाई करने में एक्सपर्ट है। जूनियन सोचता है कि शायद ये टेस्टिंग ग्राउंड बिगिनर्स लेवल अवेकनर्स के लिए डिजाइन की गई है। और तो और फील्ड ले लिमिट के ऐड हो जाने से हमारा बंदा यहाँ क्रैपी बॉस सोल्स कलेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसे वो वार्निंग याद आती है जो उसने ऑनलाइन कम्युनिटी में किसी मेंबर की पोस्ट में पढ़ी थी। लेकिन ब्रो सोचता है कि कोई बात नहीं, ऑब्सिडियन बेयर रेड के दौरान भी तो कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अब क्या ही गलत हो सकता है, राइट? हमारे बॉय की बस यही ख्वाहिश है कि किसी तरह घर पहुंच जाए। लेकिन इन डैम क्लाउन्स को देखो जो आपस में कैजुअली बात कर रहे हैं। हर एक नर्व उसके बॉडी की लिटरली पिस्ड ऑफ हो रही है। तभी उनमें से एक डूड उसके पास आता है और पूछता है, तू सच में लड़का है या नहीं? बस इसीलिए क्योंकि जूनियन ने रेड पार्टिसिपेशन के लिए अपना इन्वेंटेड नेम दिया था। अब उसे ये सोचकर भी झटका लगता है कि फीमेल साइड का क्या हाल हो रहा होगा। टर्न्स आउट सारी चिक्स एक ब्लॉन्ड डूड से सेड्यूस हो रही हैं जो क्लियरली ये नहीं जानता कि फ्लर्ट करने का सही टाइम और जगह क्या होती है। इस पॉइंट पर जूयन को सच में रिग्रेट होता है कि उसने इस शिटी रेड पर आने से पहले अपने टीममेट्स को ठीक से चेक क्यों नहीं किया। वो ब्लॉन्ड डूड बड़ी कैजुअली सबको बोलता है कि अब ब्रीफिंग सेशन इनिशिएट कर लेना चाहिए। लेकिन उसे हर लड़की की लाइफ में अपनी नाक घुसाते हुए देखकर जूयन को अब जरा भी सरप्राइज नहीं होगा अगर ये बंदा पूरी ग्रुप को डेट कर रहा हो। एनीवेज, वो ब्लॉन्ड क्लाउन अपनी स्ट्रैटेजी बताता है जो उसके हिसाब से सिंपल है और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी वो एक बार और रिपीट कर देता है। इस फील्ड का बॉस है मड फ्लैट क्रैब, जिसकी खासियत ये है कि जब भी प्लेयर्स की तरफ से कोई डीबफ मिलता है तो ये हर बार और तेज होता जाता है। इसका मतलब है कि मेज के सारे डीबफ इफेक्ट्स प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉस को और ज्यादा टफ बना देंगे। क्रैब में कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डीबफ्स भी होते हैं, जैसे इंजरी या ब्लीडिंग। मतलब जितनी बार उसे चोट लगेगी वो उतना ही तेज हो जाएगा। गोल ये है कि उस बैस्टर्ड को डिसमेंटल करना है, पर बिना ज्यादा चोट पहुंचाए, क्योंकि अगर इंजरीज एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो गई तो बॉस एक स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट कर देगा। ये सुनते ही हमारा बॉय अलर्ट हो जाता है। लेकिन तभी नाइट फिर से अपने फ्लर्टी मोड में चला जाता है और फ्लेक्स करता है कि उसने पहले भी ऐसे 8 बॉस मॉन्स्टर्स को डिफीट किया है, तो ये तो उसके लिए बस केक वॉक है। एनीवे, जियान पूरी सिचुएशन को असेस करता है और सोचता है कि क्या क्रैब की ये एबिलिटी, जहां वो डीबफ से स्टैट्स गेन करता है, उसकी खुद की स्पेशल स्किल है। ये इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डीबफ को एक तरह से बफ समझा जाए और शायद ये स्किल बाद में उसके काम भी आ सकती है। साथ ही वो पूरी डेटिंग सीन से जेन्युइनली अनॉयड है और सोचता है कि उसकी टीम में जो ये डेड वेट्स हैं वो लड़ाई के टाइम पर काम भी आएंगे या नहीं। फील्ड फाइट किक ऑफ हो जाती है और वो ब्लॉन्ड वॉरियर क्रीचर्स को स्लाइस एंड डाइस करना शुरू कर देता है। अब तुम सोचोगे कि ये लोग कितने प्रो हैं,
बट हिलेरियस बात यह है कि ये लोग बस छोटे छोटे बाइट साइज्ड क्लैम्स को मार रहे हैं और उस पर भी हाई एंड माइटी वाइब्स दे रहे हैं, जैसे पूरे डंजन को सोलो कर दिया हो। पार्टी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इन्होंने होर्ड्स ऑफ मॉन्स्टर्स को डाउन कर दिया हो, जबकि सच में ये बस कुछ क्लैम्स को मार रहे हैं जो इनके हाथों में भी आ जाएं। इवन जूयन अब अपनी सैनिटी पर क्वेश्चन कर रहा है कि वो ऐसी ग्रुप का हिस्सा है जो खुद को गॉड समझ रही है सिर्फ लेवल 1 क्रीपी क्रॉलीज को मारकर। ब्लॉन्ड क्लाउन की कॉन्फिडेंस तो सीधे फजिंग विंडो से बाहर उड़ जाती है जब ग्राउंड से स्पाइकी टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और ये बंदा इंस्टेंट पीछे हट जाता है, जबकि थोड़ी देर पहले यही बंदा अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करने का फ्लेक्स मार रहा था, क्योंकि इस स्टेज का बॉस मॉन्स्टर एक फिक्स नंबर ऑफ क्रीचर्स के मरने के बाद ही आता है। ये लोग जितने हो सकें उतने बीस्ट्स को काटने में लगे हैं। एरोज की बारिश से ये लोग सेंटिपीड लाइक क्रीचर्स को मो डाउन कर रहे हैं। जॉन ने अभी तक कुछ किया नहीं है और उसे देखकर थोड़ा रिलीफ है कि ये लोग फिलहाल तो ठीक ठाक संभाल रहे हैं। एफ रैंक फील्ड के लिए इन प्लेयर्स की स्किल्स काफी स्ट्रांग लग रही हैं, तो वो अब मेन बॉस मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन शायद उसने जल्दी बोल दिया, क्योंकि अचानक एक मड फ्लैट क्रैब की माउथ लाइक क्लॉज जमीन से निकलती है और एक मॉन्स्टर को पूरा निगल जाती है। अब ग्रुप को समझ आता है कि असली रेड अब शुरू होने वाली है, मड फ्लैट क्रैब की अपीयरेंस से, जो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ी है। बॉस मॉन्स्टर अपनी मूवमेंट में लिमिटेड माना जाता है, इसलिए उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अटैक सिर्फ लिनियर फैशन में करना है, ना लेफ्ट ना राइट। इस बीच हमारा बॉय क्रैब की रियल स्किल डिटेल्स ऑब्जर्व करता है और लिटरली एस्टॉनिश्ड हो जाता है। उसे लगता है ये तो जैकपॉट है एक यूनिक स्किल के लिए। फील्ड में आते ही बॉस मॉन्स्टर ने ऐसा टेरर एक्सर्ट किया कि पूरी पार्टी की लिटरली फट गई। सबसे मजेदार बात यह है कि क्रैब अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और मोशन एडजस्ट करता है, जो पार्टी की एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह अलग है। जुएन को लगता है कि क्रैब की स्पेशल एबिलिटी एक परमानेंट पैसिव है जो हर अप्लाइड बफ या डीबफ पर अपने स्टैट्स को बढ़ाता है। ये जानकर फिर से हमारा बॉय अंदर से सुपर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में इस स्किल को अपने लिए यूज करना फायर साबित होगा। और अब आता है सबसे हंसने वाला मोमेंट। ब्लॉन्ड क्लाउन, जो सपोज टू बी मेन टैंक है अपनी पार्टी का, वो एक्चुअल फाइट से बाहर पीछे बैठा है जैसे कोई स्पेक्टेटर हो। जजिंग फ्रॉम हिज अर्लियर वर्ड्स, जियान को सेंस हो जाता है कि अगर ये लोग फिजिकल अटैक्स पे ही हैमर करते रहे तो ये पूरी पार्टी ब्लीड होने वाले सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डीबफ में फंस जाएगी। पार्टी के लॉन्ग रेंज आर्चर्स क्रैब को दूर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा बॉय सोच रहा है कि इनकी स्ट्रैटेजी असल में है क्या। यहां तक कि क्रैब खुद सोच रहा होगा कि व्हाट द फ्लिप ये इडियट्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि साफ है कि इनमें से कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा। रेड प्रोसेस इतना टीडियस और स्लो हो गया है कि बोर्डम लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। क्रीचर की डेंस शेल की वजह से ये लोग सिर्फ दूर से एरोज मारकर उसे पेनिट्रेट या इंजर नहीं कर सकते। सिचुएशन को देखकर ब्लॉन्ड क्लाउन एकदम हीरो बनकर सीन में एंटर करता है जैसे पूरा दिन बचाने आया हो, जबकि उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ब्रो फिर कैजुअली एक चिक से बफ मांगता है, पर ब्रो वर्स्ट पार्ट ये नहीं है। वर्स्ट पार्ट तो ये है कि वो बफ असल में होता ही नहीं, ये लोग बस रोल प्लेइंग कर रहे हैं टू इंक्रीज हिज मोरल। अगर मैं जुयान की जगह होता तो क्रैब को बोल देता, भाई इन सबको मार दे, मुझे छोड़ दे। एनीवे, हमारा बॉय क्रिंज सेशन खत्म होने का वेट करता है और समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक ही पावरफुल अटैक चाहिए होगा। लेकिन फिर उसे शॉकिंग मोमेंट मिलता है जब ब्लॉन्ड क्लाउन एक ऐसी स्पेशल पावर एग्जिबिट करता है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस केयर फ्री बंदे से। अपैरेंटली इसका नाम रेडिएंट पावर है और ये एक रैंक SS स्किल है जो टारगेट पे ढेर सारे बफ्स अप्लाई करती है। इसकी ड्यूरेशन टारगेट के पर्सनल रैंक के हिसाब से बढ़ती है। जुयन लिटरली हैप्पीएस्ट हो जाता है क्योंकि उसे एक शिटी फ्रैंक फील्ड में एक रेयर स्किल का जैकपॉट मिल गया। उसे याद आता है उस सेल्स लेडी से हुई कॉन्वर्सेशन जब वो आर्मर खरीद रहा था। उसने बताया था कि बहुत सारे प्लेयर्स अपनी वीडियोस को चैनल्स पर अपलोड करते हैं, इसलिए उनकी कंपनी ने ऐसे आइटम्स प्रिपेयर किए हैं। फिर वो लिटरली मैंसप्लेन और वो सब मेरे और जुयन के सिर के ऊपर से निकल जाता है। बैक टू द करंट सीन। टर्न्स आउट उसके ग्लासेस स्पेशल हैं और वो बैटल की फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये एबिलिटी लेटर जुयन को ये फायदा देगी कि वो इस स्किल को कभी भी एक्सेस कर पाएगा जब चाहे। अगर वो रेडिएंट पावर को बॉस की स्किल के साथ पेयर कर ले तो ये एकदम ब्यूटीफुल और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ढेर सारे बफ्स पाने और अपने स्टैट्स को बूस्ट करने का। उसे ये भी पता चलता है कि वो S रैंक बफ स्किल उस लेडी से आ रही है जिसे शायद खुद भी अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। बफ से एम्पावर होने के बाद ब्लॉन्ड डिसाइड करता है कि अब टाइम है अपनी एबिलिटीज अनलीश करने का। बट फर्स्ट ऑफ
वो हमारे बॉय को बोलता है कि वो बॉस पे कुछ हैवी डैमेज अटैक्स डाले। सो जुयान कैजुअली एक जाइगेंटिक फायरबॉल समन करता है और क्रैब पे इनसेन अमाउंट का डैमेज कर देता है। एंड जस्ट फॉर द किकर, उसने एक ट्रम्प कार्ड स्किल भी तैयार रखा था जो खास इस ओकेजन के लिए है, जो कि फायरबॉल इफेक्ट का दूसरा फेज एक्टिवेट करता है। चांट एक्सप्लोजन के साथ वो सेम फायरबॉल को डेटोनेट कर देता है, जिससे और भी ज्यादा डैमेज होता है। बैटल का आफ्टरमैथ थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक हो जाता है, क्योंकि क्रैब लिटरली इतना पक गया है कि अब उस पर दावत उड़ाई जा सकती है। ब्लॉन्ड ब्रो तो डेविस्टेटेड हो जाता है कि जुलियन ने उसका मोमेंट ही स्टील कर लिया। एक्टिंग लाइक क्रैब कोई स्पेशल मूव करने वाला है, ये बंदा नाइवली क्रैब की तरफ रश करता है उसे फिनिश करने के लिए। लेकिन फनीएस्ट पार्ट ये है कि वो अपनी ब्लेड एक ऐसे क्रीचर पर चला रहा है जो पहले ही डेड है। प्रो इज एक्चुअली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। न्यूरोसाइंटिस्ट्स अगर इसके दिमाग को खोलें तो शायद जीरो ब्रेन एक्टिविटी मिले। पार्टी मेंबर्स के फेसेस ही सब कुछ कह देते हैं। सभी सोच रहे हैं, व्हाट द फज जस्ट हैपेंड? एनीवे, जियान नोटिस करता है कि एक सडन चेंज आया है। मड फ्लैट क्रैब की स्किल चेंज रेजिस्टेंस अब ऑफिशियली उसकी आर्सेनल का हिस्सा बन चुकी है। अब उसे बस घर लौटना है और चेंज रेजिस्टेंस को रेडिएंट पावर के साथ कंबाइन करके देखना है कि ये कॉम्बो किस तरह की मैजिक क्रिएट करता है। बॉस डिफीट हो चुका है और ब्रो बस घर जाना चाहता है, जबकि पूरे ग्रुप की नजरें अब उस पर टिकी हैं। एवरीवन गिव्स हिम क्रेडिट कि उसकी बस्टेड अटैक स्किल की वजह से ही ये फाइट पॉसिबल हो पाई और उसने लिटरली पूरी टीम ऑफ डेड वेट्स को कैरी किया। जब अटेंशन जुयन पर आने लगता है, जेलस ब्लॉन्ड तुरंत बोलता है कि चलो आइटम डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करो, टाइम वेस्ट मत करो। ब्रो को कम से कम ये तसल्ली है कि चिक अभी भी उसे सपोर्ट कर रही है, अंटिल वो उसका दिल मिलियन फ्रीकिंग पीसेस में तोड़ देती है जब वो भी जियान को ही फोन करने लगती है। ग्रुप पूरी तरह चिल है इस बात से कि हमारे बॉय को फील्ड ड्रॉप में सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया जाए, जस्ट बिकॉज उसने अकेले इतना मेजर कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन इसी बीच एक एजेंट दूर खड़ा पूरे सीन और मॉन्स्टर की लाश को ऑब्जर्व कर रहा है। वो अपने लीडर को रिपोर्ट करता है कि इस बार बॉस से कोई आइटम ड्रॉप नहीं हुआ, सो नाउ दे विल फोकस ऑन द नेक्स्ट स्पॉट। मीनवाइल होजू की आंखों का कलर अचानक बदल जाता है, जैसे वो आसमान में कुछ देख रही हो। ब्रो, समथिंग्स फिशी। ये लड़की डेफिनेटली मिस्ट्री से भरी हुई है। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय काफी सारे मॉन्स्टर्स डिफीट करता है, क्लियरिंग हिज डेली क्वेस्ट, और मिलता है 300 पॉइंट्स। लेकिन ये सब एफर्ट सिर्फ लेवल 3 तक पहुंचने के लिए इतना एग्जॉस्टिंग हो गया है कि अब उसका एनर्जी मीटर लिटरली रेड जोन में है। इसके अलावा उसने उन 2 ओपी स्किल्स को मर्ज करके टेस्ट भी कर लिया है। बफ्स तो लिटरली नेक्स्ट लेवल हैं, बट देयर इज अ कैच। स्टेटस विंडो पॉप करते ही उसे एक रियलिटी चेक मिलता है। वो इन इफेक्ट्स के साथ कुछ खास नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कॉपी काउंट ही कम है। इमेजिन इट लाइक दिस, दोनों स्किल्स बफ स्किल्स हैं, पर वो आखिर किस चीज को बफ कर रहा है जब वो 2 से ज्यादा स्किल्स एक साथ यूज ही नहीं कर सकता? एग्जैक्टली नथिंग। इसलिए ये कॉम्बिनेशन फिलहाल टोटल वेस्ट है जब तक उसे थर्ड कॉपी स्लॉट नहीं मिल जाती। ये पूरा प्रोसेस इतना टीडियस हो जाता है कि हमारे बॉय का बस नहीं चलता और वो लिटरली वाइन करने लगता है कि बस अब और एसपी चाहिए ताकि रैंक अप किया जा सके। जेन अब एक साइलेंट फील्ड में लेटा हुआ है, होपिंग कि कोई मिरेकल हो और कोई स्पेशल क्वेस्ट मिल जाए जो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सके। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के सिस्टम स्क्रीन पॉप होता है, अनाउंसिंग अ स्पेशल ट्यूटोरियल क्वेस्ट जस्ट फॉर हिम। ट्यूटोरियल क्वेस्ट बोलता है कि उसे मेन क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी और उसका रिवॉर्ड होगा वॉपिंग 4000 एसपी, जो एग्जैक्टली उतना ही है जितना उसे रैंक 3 के लिए चाहिए। इवन जुयन खुद शॉक्ड है कि यह क्वेस्ट है कैसी। और तभी आसमान लिटरली फटता है और एक फ्रीकिंग आइलैंड समन हो जाता है। वेलकम टू द न्यू फील्ड, स्काई आइलैंड कैनल, एंड उसका मेन क्वेस्ट है इस पूरे फील्ड को क्लियर करना। सिस्टम साफ साफ बोलता है ये स्पेशल फील्ड क्लियर कर वरना पूरी अर्थ की बैंड बच जाएगी। और अब ये सिर्फ किसी गेम का क्वेस्ट नहीं बल्कि एक लिटरल प्लैनेट सेविंग मिशन बन चुका है। स्काई आइलैंड का अपीयरेंस पूरे देश में रिपोर्ट किया गया है। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, सब पर chaos है। लोग पैनिक में हैं और यूजर एसोसिएशन की हालत भी इमरजेंसी मोड में शिफ्ट हो चुकी है। एयरपोर्ट फ्लाइट्स तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। सिटीजन्स की लाइफ में इमीडिएट इफेक्ट ये है कि धूप ही नहीं मिल रही ठीक से। Like their daily dose of vitamin D got yeeted into oblivion. इंटरनेशनल सीन की बात करें तो बाकी देशों में भी स्पेशल फील्ड्स पॉपिंग अप हो चुके हैं। एग्जाम्पल, जापान। ब्रो, टोक्यो के पास एक ऐसी लैंड मैस बाइंड हो चुकी है जो आधी कंट्री जितनी बड़ी है। और हाँ, इट्स नॉट इवन अ फ्लोटिंग आइलैंड, इट्स अ फुल ऑन काइजू लेवल सिचुएशन वहां। बट हियर्स द किकर, जापान वाला फील्ड है बी क्लास और वहां लेवल 70 प्लस के मॉन्स्टर्स कैजुअली टोक्यो को डिमोलिश कर रहे हैं। एक सिंगल मॉन्स्टर वहां एक एस रैंक वॉरियर के बराबर है। अब कंपैरिजन में
कोरिया का स्काई आइलैंड तो रिलेटिवली चिल लग रहा है. Like, yeah, they're not getting sunlight, but at least they're not getting drop kicked by demon dragons. Since ये special fields literally humanity के लिए threat बन चुके हैं, एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से ऑफिशियल सपोर्ट मांग लिया है, जिसका मतलब है कि अब ये फुल मिलिट्री प्लस प्लेयर रेड मोड ऑन हो गया है. अ मास्टर प्लान तैयार हो रहा है स्काई आइलैंड को काउंटर करने के लिए, और जो भी प्लेयर इस रेड में हिस्सा लेगा उसे मिलेगा एक दमदार बाउंटी रिवॉर्ड. मीनवाइल हमारा जुयन खड़ा है लाइक, डैम ब्रो, ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था. At like 1 second वो chill था और SP ग्राइंड कर रहा था, अब उसे लिटरली अर्थ बचानी है.